नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें विस्तार के साथ बताते, दिखाते और समझाते हैं। और सबसे पहले बात आज करेंगे बिहार के चुनावी घमासान की, जहां चुनावी मैदान अब बयानबाजी के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज फाइनली दिखाई दिए बिहार में। मुजफ्फरपुर के सकरा में उनकी पहली चुनावी सभा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने मंच से बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर सकते हैं। यह बयान इतना विवादित रहा कि अब इस पर पूरे राजनीतिक गलियारे में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। देखिए, यही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान छठ पूजा पर भी कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने दिल्ली में यमुना के किनारे आयोजित छठ पूजा का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ नदी में गंदा पानी था और बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी उसमें नहाएं और ड्रामा करें। वास्तव में ये बयान न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की सबसे बड़ी आस्था से जुड़ी एक लोक परंपरा है और इस पर टिप्पणी करना सीधा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जो कि स्वाभाविक भी है। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक बताया और कहा कि राहुल गांधी अब जन समर्थन खोने के बाद धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान करने पर उतर आए हैं। दरअसल बिहार चुनाव में पहले ही महागठबंधन और एनडीए के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है और अब राहुल गांधी के इस बयान ने इस टकराव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जैसे भावनात्मक रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह की टिप्पणी विपक्ष के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, वो भी चुनाव के समय में विशेष तौर पर, क्योंकि छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों की आस्था, श्रम, संस्कार का प्रतीक है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है और क्या राहुल गांधी अपने बयान पर सफाई देंगे, बयान वापस लेंगे, या फिर ये मामला बिहार की सियासत में नया चुनावी मुद्दा यूं ही बनता रहेगा। देखिए, आप अगर राहुल गांधी जी के भाषण को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। जिस तरह का भाषा का उपयोग करना, छठ मैया का अपमान करना, ये डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी भाषा, लैंग्वेज, वो सीमा पार कर देता है। छठ मैया का उन्होंने अपमान किया है। आज जिस तरह से आज छठ मैया के बारे में, महाआस्था का पर्व है छठ पर्व, और आप छठ पर्व के बारे में जिस तरह से ये कर रहे हैं, इसको कभी बिहार की जनता सहन नहीं करेगी। कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी भारत के प्रवक्ता के रूप में नहीं बात करते हैं। तो जो भारत के विरोधियों का प्रवक्ता बन के बात करेगा, उसका लैंग्वेज तो ऐसे ही होगा। ये भारत की सेना का भी अपमान करते हैं, भारत के लोगों का अपमान करते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतम रूप से ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, आज भी चल रहा है, जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चाइना बॉर्डर पे वो स्थान भी जो कभी ये लोग उनको आगे आने दिए थे, आज वहां से पीछे जाकर के चाइना नियंत्रण रेखा का सम्मान कर रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी हमें आंख दिखाने वाले अमेरिका को भी उसको स्पष्ट संकेत देते हैं कि देख भाई, न तो हम आंख झुका के बात करेंगे, न आंख उठा के हम आंख मिला के बात करेंगे। अगर उसको राहुल गांधी जी इस प्रकार के शब्द बोलते हैं तो समझ लीजिए राहुल गांधी भारत विरोधियों की भाषा बोल। कौन नई बात बोल दिए
जीतन मांझी बहुत पहले नीतीश कुमार जी से कहा था कि ताड़ी को अलग कर दीजिए, और इस पर उन्होंने तीसरा बार समीक्षा किया और हुआ कि पीने वाले दारू को हम जेल नहीं भेजेंगे, पावभरा से ले जाते हुए दारू को हम नहीं करेंगे। ये नीचे वाले लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ताड़ी को तो छूट मिलना ही चाहिए, इसमें कहीं दो नहीं। अरे सरकार उनकी बनने वाली है, जो बोलेंगे करेंगे हम लोग। देखिए, उन्होंने बिहार के विकास की चर्चा की और कहा ये चुनाव किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार के विकास अब बनाम जंगल राज का है। उन्होंने डिस्क्राइब किया, पूरे विस्तार से बातों को रखा और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर प्रहार किया। और पीएफआई कभी सिम्मी के नाम पर लालू यादव पालते पोसते थे, आज पीएफआई है, इसकी खात्मा भी जरूरी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस ढंग से छठ पर्व पर उन्होंने कहा है ये हिंदू सनातन पर प्रहार है, मुझे नहीं मालूम कि आज तक उन्होंने अपना न जाति बताया है न धर्म बताया है, वो क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, पारसी हैं, कोई भी हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन राहुल गांधी, आप मेरे छठ पर्व को अपमानित करने का अगर काम करोगे तो ये सनातनी हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, ईंट का जवाब। चलिए जनमत में बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी मजबूती दिखाने जा रही है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को नई ऊर्जा, नई एनर्जी देने वाला इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 अब अपने 7वें संस्करण के साथ तैयार है। दरअसल इस भव्य आयोजन का कर्टन रेजर प्रेस ब्रीफिंग समापन दिल्ली में हुआ। इसमें उद्योग जगत, सरकारी संस्थाओं और रक्षा क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस कार्यक्रम ने साफ संकेत दे दिए हैं कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं है, बल्कि विश्व का मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है तेजी से। आपको बता दें कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 का आयोजन IMS फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जो लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में और रक्षा मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, इस्पात मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा MSME मंत्रालय के सहयोग से होगा। यह प्रदर्शनी आगामी 6 से 8 नवंबर 2025 तक बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यानी BIEC में आयोजित की जाएगी। यहाँ उद्योग, तकनीक, नवाचार का संगम एक ही मंच पर देखने को मिलेगा। इस बार के शो में 450 से अधिक प्रदर्शक, 220 MSME इकाइयां, 20 राज्य पवेलियन और कई सरकारी और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम PSUs भाग लेने जा रहे हैं। यह सहभागिता भारत की औद्योगिक विविधता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण होगी। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे, HD कुमारस्वामी और गोवा के CM डॉक्टर प्रमोद सावंत भी मौजूद रहेंगे। वास्तव में यह आयोजन सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक आत्मविश्वास का प्रतीक बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान IMSCON 2025 नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी होगा, जिसका विषय है एम्पावरिंग इंडिया, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इस सम्मेलन में DRDO, ISRO, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और देश विदेश के प्रतिष्ठित उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। यहाँ भारत की तकनीकी क्षमता और नवाचार को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल इस शो का उद्देश्य सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग, सरकार और अनुसंधान संस्थानों के बीच नए सहयोग के अवसर पैदा करना है, ताकि भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति अब न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान मजबूत करने जा रही है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार, चेयरमैन ऑफ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, हमारे साथ है। इस बार की IMS 2025 में आप लोगों ने दावा किया कि ये और बड़ा और सबसे बड़ा कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ दैट यू क्लेम टू बी बिगर एंड लार्जर? देखिए, IMS का 7वां संस्करण पहले से बड़ा
उसको दो हिसाब से बड़ा है। पहला तो शो का पूरा स्केल और साइज़, उसमें एग्जीबिशन साइज़ जो है वो पहले से लगभग 150% बड़ा है और इसके चलते वहाँ 430 से अधिक एग्जीबिटर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रॉस स्पेस जो 20,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें 6,000 स्क्वायर मीटर डिस्प्ले एरिया है और साथ में हुज एंड हु ऑफ द इंडस्ट्री पार्टनर्स के अंदर है। गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग सभी हैं और प्राइवेट प्लेयर बहुत हैं और स्टार्टअप भी इसमें साथ में आए हैं। तो ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो यहाँ पर पहले नहीं थी, वो सब संस्थाएं यहाँ पर आई हैं। और पहले फेयर दक्षिण भारत तक सीमित था और अभी देश के लगभग 20 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इस फेयर के अंदर है। विजिटर की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग 20,000 से अधिक जो विजिटर्स हैं वो B2B विजिटर अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और हम समझते हैं कि ये B2B विजिटर आने वाले दिनों में और अधिक मल्टीप्लाई होंगे और बढ़ेंगे। So of all the states in India, why Bengaluru, sir? See, Bengaluru has that kind of a ecosystem about the defense production because DRDO and many other organizations are already there. And this was started by the Laghu Udyog Bharati Karnataka chapter. So the first show was started there. This is the 7th show. So historically the show is being organized there. So that's the reason the show is there. But definitely today the Bengaluru is not far for us in India. India is now well connected all part and Bengaluru is well known to all of us. बढ़ेंगे आगे जनमत में बात। अब अगली खबर की अब आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़। खबर छत्तीसगढ़ के नया रायपुर से आई है, जहां राज्य की नई पहचान बनने जा रहा नया विधानसभा भवन अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी भव्यता में जो सबसे खास बात सामने आई है वो यह है कि इस भवन के भीतर जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक बैठेंगे, वहां लगी लकड़ियों को बस्तर से लाया गया है। दरअसल इस विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी आगामी 1 नवंबर को करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस भवन के निर्माण की कलात्मक और सांस्कृतिक आत्मचर्चा हो रही है, क्योंकि इन लकड़ियों में जान फूंकी है बस्तर की मेहनती और प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकारों ने। वास्तव में बस्तर की यह कारीगरी सिर्फ लकड़ी का काम नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और श्रम का अद्भुत संगम है। जिन स्थानों पर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सत्र के दौरान बैठेंगे, उन आसनों, मंचों और सजावट को तैयार करने में बस्तर के कलाकारों ने दिन रात एक कर दिया है। इन कलाकारों ने अपने हुनर से बस्तर की पहचान को छत्तीसगढ़ की राजधानी के नए गर्व से जोड़ा है और इस कारण ये भवन केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और कला का प्रतीक बन गया है। आपको बता दें कि जिस आसंदी क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को बैठकर विधानसभा भवन की भव्यता को निहारेंगे, वो लकड़ियां भी बस्तर से विशेष रूप से मंगाई गई हैं, जिन्हें पारंपरिक तकनीक से निखारा गया है। इस अनोखे निर्माण के पीछे बस्तर के कारीगरों की वह कला है जो पीढ़ियों से हस्तकला की परंपरा को जीवित रखे हुए और अब वही परंपरा राज्य के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच से अपनी जगह बना रही है। इस पूरे विषय पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रमुख, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा ने बस्तर के पुलक कृष्ण भट्टाचार्य से विशेष बातचीत की है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से बस्तर के कलाकारों ने इन लकड़ियों में जान डालकर इस भवन को एक सांस्कृतिक धरोहर का आकार दिया, रूप दिया। आने वाले 1 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर आने वाले हैं और निश्चित रूप से जिस तरह का उनका पूरा कार्यक्रम है उसको लेकर के लगातार चर्चा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ को अनेक सौगात मिलने वाली है। खास तौर पे नए विधानसभा भवन का उपहार भी राज्य को मिलने वाला है। अभी हम लोग उसी जगह पर हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का मंचीय कार्यक्रम होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी नए विधानसभा भवन में पहुंचेंगे या सभागार में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो यही वो मंच है जहाँ पर जो है यहाँ से एक कार्यक्रम औपचारिक रूप से होगा, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जनता को संबोधित करते और विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ के 90 विधायक हैं और विधानसभा के अधिकारी हैं, प्रदेश के मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, राज्यपाल की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, सारे गणमान्य अतिथि इसी जगह पर मौजूद रहेंगे। और ये सामने आप देखिए जो लोग हैं, विशेष रूप से जो अधिकारी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्षों की बात करें, तमाम लोगों को यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ पे लगातार की जा रही है और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है उसमें नए विधानसभा भवन को लेकर के जो उपहार मिलने वाला है उससे निश्चित रूप से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और ये माना जा रहा है कि ये विधानसभा भवन आने वाले दिनों के लिए भी न सिर्फ सुंदरता का पर्याय होगा, बल्कि राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा उपहार होगा।
कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इससे पहले लगातार जो राज्य के दिग्गज हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, हर कोई यहाँ निरीक्षण करने आ रहा है। यहाँ की खूबसूरती खासतौर पे काष्ठ को लेकर है, यानी कि लकड़ी को लेकर के। और आप देखिए ये लकड़ियाँ जो हैं, आप देखिए ये कितनी खूबसूरत कलाकृतियों के साथ बनाई गई हैं और इसका शेप मैं देख रहा था आते ही, और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है, हर कोई प्रशंसा कर रहा है और किस खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। और जो इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि इनमें प्राण फूंकने वाले जो व्यक्ति हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार आप अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम पुलक कृष्ण भट्टाचार्य है। मैं जगदलपुर में रहता हूँ, बस्तर में ही हूँ और विगत 46 वर्षों से इस काम को कर रहा हूँ। और मेरे साथ में बस्तर के कुछ आर्टिस्ट है, ट्राइबल कलाकार है, वो सब हम लोग मिल करके इस काम को एक मूर्त रूप दे रहे हैं। पुलक जी, आपके नाम के साथ में कृष्ण भी है और मैं देख रहा हूँ कि जो सुंदरता है, जो कृष्णत्व का भाव सामने आता है कि हर चीज़ में जान फूंकना। ज़रा इनकी खूबी बताइए, जो ये डैश लगा हुआ है इसका, और एक बार नीचे भी चलते हैं, आपको दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कलाकृति है विशेष रूप से उसको एक तरह से उभारने का, उकेरने का प्रयास किया गया। आप देखिए धान की बालियाँ, तो ये कैसे आप लोगों ने इसको तय किया कि इस रूप में इसको निखारना है? और दूसरा, ये जो लकड़ी लगी हुई है, कौन सी लकड़ी है, इसकी जीवन कितना है, इससे क्या खूबी बताइए ज़रा। ये जो नया विधानसभा भवन बन रहा है, इसको जो थीम हमारा है वो है धान की बाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ऐसे ही धान का कटोरा बोला जाता है, तो उसी थीम के ऊपर ये विधानसभा भवन बना। तो हमने भी सोचा कि उसको एक मूर्त रूप देने के लिए एक ये जो इसमें एक सिंगल पीस में सागौन की लकड़ी है, ये पूरा, इसमें कोई जॉइंट नहीं किया गया है, पूरा प्योर सागौन है। और बस्तर का जो प्रीमियम वुड है, जो बीजापुर साइड में मिलता है, बीजापुर का, उसी लकड़ी पे बनाया गया है। और ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं विशेष रूप से, ये लकड़ी का उम्र करीब करीब 150 साल के आसपास का है। ये 150 वर्ष पुरानी लकड़ी है जो गोला इसका है लॉग। उसको मेरे पास ही रखा हुआ था 15-20 साल से, तो उसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा समझ में नहीं आ रहा था। तो सौभाग्य से हमको मौका मिला है कि विधानसभा भवन से अच्छा भवन कोई हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर इस लकड़ी का उपयोग किया। और इस लकड़ी को, इसमें जो आप देख रहे हैं 3 फुट चौड़ी है, इस चौड़ी है, इसमें सिर्फ एक जॉइंट है, सिर्फ एक जॉइंट है ऐसे में चौड़ाई में, और लंबाई में पूरा सिंगल पीस है ये। तो एक बार जूम करो योगेंद्र, एक बार दिखाओ। देखिए ये मतलब जो है, ये जो जॉइंट दिख रहा है, ये सिंगल पीस है, पूरा सिंगल पीस है, ये सिंगल पीस के ऊपर बना है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये हमने खाली डिज़ाइन के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, इसको अलग से कोई जॉइंट करके नहीं बनाया है। और जब तक ये भवन रहेगा तब तक बस्तर और बस्तर का संस्कृति सब यहाँ जिंदा रहेगा, उसी भावना से इसको हमने यहाँ बनाया। बिल्कुल, बस्तर की खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और विशेष रूप से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन के अंदर आएंगे और खास तौर पे सदन के भीतर आएंगे, तो जो बस्तर की सुंदरता है, जो माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है बस्तर वासियों पर, उसकी खूबसूरत छटा एक बार फिर नजर आने वाली है और लोग हमेशा इस खूबसूरती को निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, नवा रायपुर। जनमत में बढ़ेंगे आगे और बात कुछ और खबरों की करेंगे। छत्तीसगढ़ के बाद आपको मुंबई की खबर बताएंगे, जहां महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के मुद्दे पर गरमाई दिखाई दी। सिल्लौड विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार इस वक्त आरोपों के गंभीर घेरे में हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में इन दिनों माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अब्दुल सत्तार के खिलाफ उनके ही क्षेत्र के करीब 23 स्थानीय लोग पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए गरीबों की ज़मीन हड़प ली गई और अब उस ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि इस पूरी साजिश में सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत है। उनका कहना है कि जिन परिवारों की ज़मीनें थीं उन्हें ना कोई सूचना दी गई, ना ही कोई मुआवजा मिला। वही लोग अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं। वास्तव में ये मामला केवल ज़मीन हड़पने का नहीं है, बल्कि जनविश्वास से खिलवाड़ का प्रतीत होता है। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है।
साथ ही अब्दुल सत्तार की तुरंत गिरफ्तारी भी की जाए, ऐसी मांग हो रही है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दर्द साफ झलका। राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे घटनाक्रम से हलचल तेज दिखाई दी। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि क्या सत्ता में बैठे नेताओं को गरीबों की जमीन हड़पने का लाइसेंस मिल गया है? क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर अपनी जनता की पुश्तैनी संपत्ति छीन ली जाएगी? क्या सूत्रों के मुताबिक अब्दुल सत्तार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जमीन घोटाले का ये मामला अब राज्य की राजनीति में नया भूचाल ला चुका है। आज़ाद मैदान में बैठे आंदोलनकारी अब बस एक ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारी ज़मीन वापस दो या न्याय दो। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है। क्या अब्दुल सत्तार के खिलाफ जांच का रास्ता खुलेगा? यह मामला भी अन्य विवादों की तरह राजनीतिक धूल में दब जाएगा? एक ये भी बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि अब्दुल सत्तार जो माजी मंत्री है और अभी आमदार है, उन्होंने सिल्लोड शहर में बहुत सारे लोगों के प्लॉट हड़प किए हैं और झूठे डॉक्यूमेंट्स नगर पालिका की सत्ता होने की वजह से नगर परिषद का गैर फायदा लेकर इन लोगों के उन्होंने प्लॉट हड़प किए हैं, उस पर कब्जा किया है। और ये लोगों के खानदानी प्लॉट है जिन्होंने टैक्स भरा है, जिनकी नगर परिषद में नोंद होते हुए भी बोगस पेपर बना के इनके जो है तो प्लॉट हड़प करे और ग्रामीण भाग में जो शेतकरी लोग हैं झूठी MIDC लाकर उन पे जो है तो उनके सातबारे पे शेरा मारकर पूरी ज़मीन उन्होंने जो है तो हड़प करने का काम किया है। हज़ारों एकड़ ज़मीन है, हज़ारों शेतकरी जो है तो हतबल हुए हैं, परेशान है और ऐसे में कई शेतकरी आत्महत्या करने के लिए तैयार है, कई बेघर होने के लिए भी अबे हो चुके हैं, जिनके खेत हाथ में से जाने के चांसेस है और उनके लिए हम यहाँ पे आंदोलन को बैठे हुए। सिल्लोड शहर से गढ़ नंबर 92 में हमारी खेती थी, हमारे बाप दादा की, और काशीनाथ टाटे तलाटी और अब्दुल सत्तार दोनों ने मिलके हमारी ज़मीन हड़प करे। काशीनाथ टाटे को इनाम में मंडल, ये तलाटी था तो उसको इनाम में उसने मंडल अधिकारी पद दे दिया हमारी ज़मीन ये करने की वजह से। फेर करा उन्हें, 27 साल का फेर लिया उन्हें अभी तक। बस तो हमें वापस देना हमारी ज़मीन, हमारे को मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि हमारी ज़मीन हमारे को हमारे साथ। जनमत में बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बात उस खबर की भी हम करेंगे जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के नेता खुलेआम लोकतंत्र को जला देने की धमकियां दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। जी हां, देखिए, पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठे तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। खुद को कानून से ऊपर मान चुके कलकत्ता के मेयर फिरहाद हकीम कहते हैं, ये भी टीएमसी के हैं, कि अगर SIR हुआ तो चुनाव आयोग हो या बीजेपी सभी के पैर तोड़ देंगे। कुल मिलाकर मतदाता सूची से नकली घुसपैठियों के नाम हटाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, टीएमसी ने उसे सीधे हिंसक युद्ध का रूप दे दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कसम खा चुकी है टीएमसी? क्या बंगाल संविधान से नहीं ममता बनर्जी की फरमानशाही से चलेगा? SIR से ममता बनर्जी को किस बात का डर है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। फर्जी घुसपैठियों को क्यों बचाना चाहती है ममता? ममता सरकार के मंत्री, विधायक और नेता सभी SIR को लेकर बहुत आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। हर मंच से वो लोग खुले मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जलाने, चुनाव आयोग की टांग तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। सवाल ममता बनर्जी से है, ममता बनर्जी से नहीं। मैं तो कहूँगा कि पूरे विपक्ष से यह सवाल है कि मतदाता सूची में धोखाधड़ी रोकना लोकतंत्र बचाने का काम नहीं बल्कि आग लगाने का कारण कब और कैसे बन गया, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो बयान टीएमसी के नेताओं ने दिए हैं उस पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आई हैं, देखिए। जो एक भी जेन्युइन वोटर का नाम अगर कटा तो हम लोग को SRI का आप जितना भी करे उसका विरोध हम करेंगे। जेन्युइन बंगाल के एक आदमी का नाम हम काटने नहीं देंगे। दूसरा, जो CIA के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और CIA जो कर रहा है, बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका CA, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे। दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। और आज जब बंगाल के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में फेज वाइज SIR अनाउंस होता है तो जो अपने आप को संविधान के रक्षक बोलते हैं वो संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देते हैं,
मारने काटने की बात करते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं। क्या ममता बनर्जी जी इन विधायकों पर, इन मंत्रियों पर कार्रवाई करेगी? सिद्दीकुल्ला चौधरी, ताजमल हुसैन, सबीना यास्मीन, फिराद हकीम जो हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं, निशित मलिक। हमने देखा है इससे पहले कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में जंगल राज के तहत एक खुला हमला होता है, ओपन अटैक होता है और हमारे आदिवासी सांसद खागेन मुर्मू को लहूलुहान किया जाता है, उनकी जान पर बनाती है। कई दिनों तक वो आईसीयू में होते हैं। हमने देखा है कि 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादियों को कैसे मौत के घाट उतारा गया है। हमने देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस में, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर है, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता कैसे एससी एसटी समाज के लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके घर को जलाते हैं, टारगेट करते हैं, मारते हैं, राइट्स करते हैं और उसके अलावा रेप भी करते हैं। हमने संदेश खाली में देखा कि कैसे चुन चुन कर एससी एसटी समुदाय की महिलाओं का बलात्कार किया जाता है और बलात्कारी को, शाहजहां शेख को, पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये हिंसा करने वाले लोगों को, जंगलराज बनाने वाले लोगों को, दंगा करने वाले लोगों को टीएमसी कैसे खुला संरक्षण देती है। और इसीलिए टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर। मैंने वो बोल दिया कि एसआईआर के नाम पे कल भी जो घटना घटा आप सबको पता है, और आज जो दिनाटा में हुआ वो भी आप सबको पता है। इनके लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि एसआईआर का घोषणा हुआ 2 दिन पहले, परसों, और 48 घंटे के पहले 2 जान जा चुकी है। गाजा में जारी सीजफायर के बीच मंगलवार को इजराइल ने एक बार फिर से हवाई हमले किए। 3 से अधिक फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हुई। हमला किसी उकसावे के बिना नहीं हुआ। इजराइल का साफ कहना है कि हमास ने पहले सीजफायर तोड़ा, उसके सैनिकों पर हमले हुए और मारे गए इजरायली बंधुकों के शव लौटाने के मामले में भी उन्होंने जो समझौता हुआ था उसे तोड़ा। ये वजह है कि अब इजराइल ने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने का फैसला किया। वास्तव में ये वही हमास है जिसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन अपने आतंकी मंसूबों से पीछे नहीं हटा। गाजा सिटी, खान यूनिस, बेतलिया और अलबुरेज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इजरायली हमलों की आवाज़ गूंजी। इजराइल कहता है कि ये इलाके हमास के ठिकाने थे जहां से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। गाजा के अस्पतालों ने बताया कि मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन इजराइल का दावा है कि हमास इन्हीं परिवारों के बीच से आतंक चलाता है ताकि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी ना हो सके। 20 दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर हामी भरी थी। 29 सितंबर को वाशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में यह योजना पेश की गई, लेकिन हालात फिर उसी मोड़ पर आ पहुंचे। इजराइल को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने साफ कहा है कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी मंगलवार रात सैनिक कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि हम आतंक के खिलाफ हैं और अब तक गाजा की धरती से अब आखिरी आतंकी खत्म होने तक हम लड़ेंगे। हमास पर एक और गंभीर आरोप लगा। इजराइल का कहना है कि हमास ने जो शव लौटाए हैं उनमें से एक गलत है। नेतन्याहू ने इसे युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया। हमास के पास अभी 13 इजरायली बंधकों के शव बाकी हैं और अब यह दावा किया जा रहा है कि तबाही के बीच शवों को ढूंढना मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला दिन पे दिन बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। उल्लंघन जो किया गया हमास के द्वारा, उसके बाद जो इजराइल ने पलटवार किया है, जो सीज फायर की बात कही गई थी ट्रंप के समझौते के बाद, उसके बावजूद गाजा में इजराइल का ये घातक हवाई हमला देखने को मिला। हमले का सीज फायर उल्लंघन पर इजरायली अटैक दिखाई दिया है। गाजा में शांति के लिए आतंक का खात्मा जरूरी है, ये कहता इजराइल दिखाई दे रहा है। इस्लामिक देशों का संगठन OIC एक बार फिर से पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। जम्मू कश्मीर पर जहर उगल रहा है और झूठ के इस जहरीले खेल में शामिल हो गया है। वो संगठन है जो खुद अपने ही घरों में आग लगती है तो उसे देखता नहीं है। कश्मीर पर बयान देने में बड़ा आगे है। बलूच गायब हैं पाकिस्तान में, सिख और हिंदू अल्पसंख्यक रोज डर के साए में जी रहे हैं, मगर इस्लामी हमदर्दी का सूरज उगता कभी नहीं है। बात के खिलाफ झूठ बोलना OIC का शौक बन गया है। दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, फिर भी ये उल जुलूल बयान
लगातार कश्मीर को लेकर ओआईसी दे रहा है और पाकिस्तान के लिए पूरा माहौल बनाने की कोशिश करता है। देखिए, ओआईसी के महासचिवालय की ओर से बयान जारी किया, इसमें कहा गया कि भारत ने जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा कर रखा है और 27 अक्टूबर 2025 को इस कब्जे का 78 साल भी पूरे हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। विलय को खुद महाराजा हरि सिंह ने वैधानिक रूप से मंजूरी दी थी और उसी वैध प्रक्रिया के तहत भारत ने अपनी सैन्य ताकत की वजह से पाकिस्तानी कबायली जो हमले के लिए आए थे कश्मीर में, उनको खदेड़ा था। ओआईसी ने अपने बयान में संयुक्त रूप से राष्ट्र के प्रस्तावों को हवाला दिया संयुक्त राष्ट्र के, लेकिन उसने जानबूझकर ये नहीं बताया कि ये प्रस्ताव उस समय अप्रासंगिक हो गए जब पाकिस्तान ने पहले ही कश्मीर में सैन्य घुसपैठ कर दी थी, यानी जिसकी नींव ही झूठ की बुनियाद पर टिकी हो उस पर अब कोई अंतर्राष्ट्रीय वैधता नहीं बचती। ओआईसी का ये बयान कोई संयोग नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले कश्मीर को लेकर ये झूठ दोहराया था और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर बेइज्जती हुई थी, लेकिन अब उसी झूठ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हवा देने की कोशिश ओआईसी ने की है ताकि भारत के खिलाफ एक बार फिर से इस्लामी देशों में नफरत का एजेंडा चलाया जा सके। भारत ने हमेशा दुनिया के इस्लामी देशों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, हर जगह भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों के लिए सम्मान अर्जित किया बल्कि विकास, ऊर्जा, व्यापार के क्षेत्र में भरोसे का रिश्ता बनाया है। ऐसे में ओआईसी का ये राजनीतिक बयान उसके अपने सदस्यों के लिए भी असहज कर देने वाला है। ओआईसी का दोहरा रवैया किसी से छिपा नहीं है। जब पाकिस्तान में बलूच कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, जब सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़कियां अगवा कर ली जाती हैं, जब काबुल पर पाकिस्तानी ड्रोन अटैक होते हैं, तब ये संगठन मौन साध लेता, लेकिन भारत पर टिप्पणी करने में इसे जरा भी शर्म नहीं आती।